हमें लगता है कि हमारे घर के, गांव के, छोटे कस्बों और शहर के जो जिल्लत होती है, जो धुतकार मिलती है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, उन तमाम चीजों से मुक्त है शायद हमारे बड़े बड़े शहर, शायद मुक्त है हमारे बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय, शायद मुक्त है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाति उत्पीड़न से, शायद मुक्त है जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय जाति उत्पीड़न से। लेकिन शर्म आती है हम जेएनयू के छात्रों को ये कहने में कि हमारी विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर बीते कुछ दिनों में इस तरीके की जातिवादी टिप्पणी करती है कि वो तमाम छात्र जो जेएनयू में इस वक्त पढ़ रहे हैं या कभी भी जेएनयू से पढ़ करके पास आउट हुए हैं, वो प्रोफेसर्स जो जेएनयू में इस वक्त पढ़ा रहे हैं या जेएनयू से पास आउट हुए हैं, रिटायर हो गए हैं, वो तमाम प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स शर्मसार हैं आज कि जेएनयू वीसी एक जातिवादी मनुवादी व्यवस्था को समर्थन करने वाली महिला है। जब उनसे पूछा जाता है कि जो ये यूजीसी समता प्रावधान है इनके बारे में आप क्या सोचती हैं, तो वो कहती है कि ये प्रावधान गैर जरूरी है और बेमतलब है। यही नहीं, वो ये कहती हैं कि इस देश का जो दलित है वो शोषित होने के नशे में चूर है, ड्रग्ड बाय परमानेंट विक्टिमहुड। ये कहती हैं हमारी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर। एक कदम और आगे जाती हैं और कहती है कि ये जो सदियों का शोषण है ये अन्याय नहीं है। इसके बारे में जब इस देश का दलित बात करता है तो वो तो विक्टिम कार्ड खेल रहा है। ये कहती हैं हमारी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर। लेकिन अगर आप फिर भी इलाहाबाद के छात्र फिर भी जेएनयू का सपना देखते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि एक तरफ अगर वो वीसी है, जेएनयू की वो वीसी है जो ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था का समर्थन करती है, अपने प्रमोशन के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सत्ता के सामने नाक रगड़ती हैं, तो उन्हीं के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र 14 छात्र तिहाड़ जाने से भी नहीं डरते हैं। अगर एक तरफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर है जो छात्रों के ऊपर जातिवादी टिप्पणी करते हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं, तो दूसरी तरफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो यहाँ पे सभा में मौजूद है और समता और समानता के आंदोलन की गवाही दे रहे हैं। अगर एक तरफ प्रशासन में शामिल वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त सत्ता और सरकार के सामने अपने निजी फायदे के लिए नाक रगड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर इसी देश में इन्हीं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले वो छात्र हैं जो सड़कों पे घसीटे जा रहे हैं, एफआईआर खा रहे हैं, पैरों पे चोटें खा रहे हैं, तिहाड़ जा रहे हैं, फिर भी इस देश की सड़कों पे कायम बने हुए हैं। ये कहते हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आप लोग तो ढफली गैंग है, आप लोग ढफली गैंग है, आपको बड़ा मजा आता है ढफली बजा करके गाने में, चिल्लाने में। देखिए ऐसे ही लोग, इनको लगता है कि मजा आता है हमें इस तरीके की सभा करने में, चिलचिलाती धूप में मार्च करने में, इन्हें लगता है हमें मजे आते हैं। इन्हें लगता है हमें मजा आता है कि हमारे ऊपर एफआईआर पे एफआईआर हो, हमें मजा आता है अगर हमें रस्टिकेट कर दिया जाए, कैंपस से आउट ऑफ बाउंड घोषित कर दिया जाए। और उन तमाम लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि हम लड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आज भी हमारे देश के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में लड़ने की जरूरत बाकी है। हम आज भी इसलिए लड़ रहे हैं कि जुल्म की वो हद जो आप दिन प्रतिदिन पार करते हुए जा रहे हैं, उस अंतिम हद तक लड़ने के लिए, इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए हम इस देश की सड़कों पे, विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं। हम इसलिए लड़ रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि देखिए जातिवाद खत्म हो गया है, इतने लंबे समय के बाद जातियों का विध्वंस हो चुका है और जो अकेली चीज बची है वो है हिंदुओं की एकता। और इस हिंदू एकता के नाते आप जाइए
और आपके सामने जो मुसलमान खड़ा है उसको मार दीजिए। मेघा लवरिया, वो महिला जो दिल्ली विश्वविद्यालय में मॉरिस नगर थाने के बाहर खड़े होकर के ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाती है, उस महिला को सुन लीजिए। वो औरत ये कहती है कि वर्ण व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, दलित है, शूद्र और वैश्य है, ये चारों भाई है और चारों तबाही है, और इन चारों भाइयों को पांचवें दुश्मन के खिलाफ लड़ना है, और वो पांचवा दुश्मन इस देश का मुसलमान है। इस हिंदू एकता की वो बात करते हैं, और जब यूजीसी प्रावधान इन्हीं हिंदुओं के, एससी, एसटी, ओबीसी समाज से आने वाले लोगों के खिलाफ जो भेदभाव होता है उसको एड्रेस करता है, तो उसके खिलाफ एक अधपका सा प्रावधान लाते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करते हैं, और उसके खिलाफ जब कोर्ट में जाते हैं तो उसको डिफेंड करने के लिए एक शब्द तक ये नहीं बोलते हैं। जो प्रोटेस्ट ये यूजीसी समता आंदोलन, समता प्रावधानों के खिलाफ करते हैं, अगर इतनी ही एकता है तो सुन लीजिए क्या कह रहे होते हैं। उन प्रोटेस्टों में ये लोग कहते हैं कि जो इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी है वो हमारे पैर की जूती है, और ये प्रावधान ला करके आप हमें इस पैर की जूती को सर पे रखने पे मजबूर मत करिए। वो कहते हैं कि जो इस देश का दलित, पिछड़ा है, ओबीसी है, एससी, एसटी है, वो तो गधा है, और इस प्रावधान के माध्यम से आज गधों को घोड़ा बनाया जा रहा है। वो रुचि तिवारी जो बेचारी ब्राह्मण पत्रकार होने का नाटक करती है, वो गुंडी, उसके साथ में एक और दूसरा गुंडा खड़ा होता है और चुनौती देता है कि वो लोग जो नालियां साफ करते हैं उनको ब्राह्मण समाज उनकी औकात दिखा देगा। ये कहते हैं वो, ये विध्वंस हुआ है इस देश में जाति का, ये समानता आई है, ये है हिंदू एकता का सच। और अगली बार जब चुनाव में वो आपके पास आया करें और कहा करें कि देखिए हम भाजपा से हैं लेकिन आपकी जात से हैं, हमें वोट करिएगा, हम आपके संघर्ष को समझते हैं, आप हमें वोट दीजिएगा, तो याद रखिएगा कि यही ओबीसी प्रधानमंत्री, यही आदिवासी महिला प्रेसिडेंट, यही दलित प्रेसिडेंट के नाम पे आपको सालों साल ठगते रहे हैं। ये हर साल चुनाव के वक्त आपसे जात बोल करके वोट मांगते हैं, और जब यूजीसी समता प्रावधानों जैसी प्रावधान लागू होने जाते हैं तो आपके बच्चों के साथ, आपके आने वाली पीढ़ी के साथ, भविष्य के साथ, शिक्षा के साथ विश्वासघात करते हैं। ये कहते हैं कि इस देश में 70 साल से ज्यादा हो गया है आजादी को, इस देश में तो अब सब सही है, और इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज अब मजे कर रहा है। ये जो संविधान हमें मिला है, उस संविधान के आधार पे इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज मजे कर रहा है, समृद्धि की, डेवलपमेंट की हर सीमा को लांघ चुका है। वो एक तरफ ये कहते हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं के सरकार के आंकड़े कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में 118% जातीय भेदभाव की खबरें बढ़ चुकी हैं। साथियों, यही आंकड़े कहते हैं कि वो आईआईटी और आईआईएम जिस प्राइवेट कोचिंग माफिया में पैसा झोंके जाते हैं साल दर साल, उन्हीं आईआईटी और आईआईएम में जो छात्र आत्महत्या करते हैं उसमें 60% छात्र एससी, एसटी, ओबीसी समाज से आते हैं। तो कौन कर रहा है मजे, कौन सीमा को लांघ रहा है समृद्धि की, प्रतिष्ठा की? वो छात्र जो अपने विश्वविद्यालयों में जाति भेदभाव झेलने पे मजबूर है, शिकायत करने पे मजबूर है, या वो छात्र जो इस मनुवादी व्यवस्था के तहत रोज अपना दम तोड़ रहा है? कौन मजे कर रहा है, पूछना चाहते हैं हम उनसे। वो कहते हैं कि आरक्षण के दम पे गैर जरूरी जो भीख मिल गई है इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी समाज को, उस आरक्षण के दम पे जिसको ये जनरल समाज कहते हैं, उस जनरल समाज की सीटों पे कब्जा किया हुआ है एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों ने। प्रोफेसरों की पोस्टों पे जो जनरल छात्र की पोस्टें हैं, सीटें हैं, उन पे कब्जा किया हुआ है एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों ने। और आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं कि 45 में से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं, जिनको हमारी वाइस चांसलर कुलगुरु कहती हैं, उसमें जो वाइस चांसलर है 45 में से 38,
वो इसी तथाकथित जनरल जाति से, समाज से आने वाले लोग हैं। उन्हीं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 85% प्रोफेसर्स इसी, जिनको ये जनरल समाज कहते हैं, उससे आते हैं, और मात्र 15% प्रोफेसर्स SC ST OBC समाज से आते हैं। तो किसने कब्जा किया हुआ है सीटों पे? किसका एकाधिकार दिख रहा है? कौन है जो आपकी सीटें खा रहा है? वो छात्र जिसको आप इंटरव्यू में पहुंचने भी नहीं देते हैं, और अगर मेहनत करके, लड़ भिड़ करके वो इंटरव्यू में पहुंच भी जाता है तो आप उन्हें NFS घोषित करके शिक्षा व्यवस्था से बाहर कर देते हैं। उन्होंने कब्जा किया हुआ है क्या शिक्षा व्यवस्था पे? क्या होता है NFS? इलाहाबाद विश्वविद्यालय रोज हर साल PhD के एडमिशन के दौरान नई नई परिभाषाएं गढ़ रहा है कि कितने SC ST OBC छात्रों को NFS घोषित करना मुनासिब है। हर साल पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में जो SC ST OBC छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में NFS घोषित करके बाहर कर दिए जाते हैं। क्या होता है NFS? शिक्षा लेने के लिए इस देश के SC ST OBC छात्र सूटेबल नहीं है क्या? नौकरियां करने के लिए इस देश के SC ST OBC छात्र सूटेबल नहीं है क्या? सूटेबल सिर्फ वो इन चीजों के लिए है कि वो आपके घर में नौकरानी बने। वो सूटेबल इस चीज के लिए है कि आपके शहरों में, गांव में महिला ढोए, आपकी फैक्ट्रियों में खटे, आपके खेतों में पसीना बहाए, आपके इस देश की अर्थव्यवस्था को खून पसीना दे, फिर भी आपके इतिहासों से, आपके संसद से, आपके सरकारी संस्थानों से गायब है। ये होता है NFS, ये है इनकी सच्चाई। अब हम कुछ आंकड़े बता रहे हैं। आजकल एक नया चीज चला है कि वो कहते हैं कि आप आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े तो हम भी बता सकते हैं। तो चलिए, आंकड़े मैंने बता दिए, अब इन्हीं के जुबानी सुनते हैं इनकी कहानी। हमारे समाज में जो कहानियां मौजूद हैं, जो दंत कथाएं मौजूद हैं, जो धार्मिक काव्य मौजूद है, वही गवाही देंगे, देखिए साथियों, इनकी जातिवादी मनुवादी व्यवस्था की। इस सभा में मौजूद सब लोग महाभारत के बारे में जानते हैं, सब जानते हैं पांडव कौन थे, द्रौपदी कौन थी, सब उनके बारे में जानते हैं। उसी महाभारत में एक एकलव्य भी हुए थे। उन एकलव्य ने जब द्रोण से, जो आचार्य रहते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की, तो उसी द्रोणाचार्य ने उन्हें मना कर दिया। और जब छुप छुपा के उसी द्रोण से वो विद्या लेकर के धनुर्विद्या सीख गए और अपने गुरु के पास गए, तो उस गुरु ने इस डर से कि कहीं कोई एकलव्य किसी अर्जुन से बड़ा धनुर्धर ना हो जाए, उस एकलव्य का अंगूठा काट के मांग लिया था। ये गवाही देता है महाभारत, इसी जातिवाद की गवाही देता है महाभारत। और अब उस रामायण की ओर चलते हैं, जिस रामायण के नाम पे ये रोज इस शहर में, इस देश में कत्लेआम मचाते हैं। उस रामायण में एक शंभूक हुए, जिनको शिक्षा अर्जित करने का इस वर्ण व्यवस्था के तहत कोई अधिकार नहीं था। उस शंभूक का वर्णों का उच्चारण करने, वेदों का उच्चारण करने के लिए हत्या कर दी जाती है, क्योंकि ये समझा जाता है कि अगर इस प्रतिशोषित समाज से आने वाला लोग शिक्षा हासिल कर लेंगे, वेदों का उच्चारण कर लेंगे, तो समाज की जो व्यवस्था है वो डामाडोल हो जाएगी, बच्चों की हत्याएं हो जाएंगी, समाज में बच्चे मरने लगेंगे। इसके तहत शंभूक की हत्या की जाती है। ये है इनके धार्मिक काव्य जो गवाही दे रहे हैं इनकी वर्ण व्यवस्था के अन्याय की, इनके वर्ण व्यवस्था के शोषण की। पर इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं मानती हूँ। इन्हें लगता है कि आज इनके सामने जो छात्र खड़े हैं वो एकलव्य है, वो शंभूक है, और यहाँ पे जो छात्र मौजूद है, जब ये चाहेंगे हमसे हमारा अंगूठा काट के मांग लेंगे, और आप लोग खुशी खुशी इस देश के, इस दुनिया के द्रोणाचार्यों को अपना भविष्य सौंप देंगे, अपना अंगूठा काट के सौंप देंगे। इन्हें लगता है कि शंभूक की हत्याएं ये हमारे विश्वविद्यालय में यूं ही करते रहेंगे और हम उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो ये गलतफहमी जिन लोगों को है, उन्हें हम बता दें कि आपका सामना जिन लोगों से हो रहा है वो ना एकलव्य बनेंगे, ना शंभूक बनेंगे। अगर आप उनसे उनका अंगूठा मांगेंगे तो जो हथियार, जो तीर वो पहने कर रहे हैं अपने शिक्षा के आधार पे, वो तीर वो आपकी मनुवादी, जातिवादी व्यवस्था की ओर चलाएंगे और उसको ध्वस्त कर देंगे।
अगर आप समझते हैं कि शंभूक का वध आप यूं ही इस देश में करते रहेंगे और इस देश के छात्र चुपचाप सुनते रहेंगे, आपकी कथाओं में, आपकी कहानियों में, आपके इतिहास में एक पात्रमान रह जाएंगे जिसके तहत आप अपनी जातिवादी व्यवस्था को नॉर्मलाइज करते हैं, तो आपको गलत लगता है। इस देश में जो छात्र आज सड़कों पे है वो बाबा साहेब अम्बेडकर से इंस्पायर होते हैं। हमने तो ये देखा है कि जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा होता है तो उस आजादी के जो परम योद्धा रहते हैं उनसे भी इस जातिवादी मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर लगातार लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, जिल्लत सहते रहते हैं, हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। वो करते हैं प्रतिनिधित्व, उनके विचार करते हैं प्रतिनिधित्व आज के छात्रों के आंदोलन का। इनको लगता है, इनको बता दें हम कि वो सावित्रीबाई फूले, वो फातिमा शेख जिसके ऊपर आप कीचड़ उछालते रहे, जिसका आप बहिष्कार करते रहे, वो इंस्पायर करते हैं हमें आज की समता और समानता की लड़ाई लड़ने के लिए। नहीं डरते हैं आज के छात्र, नहीं बनेंगे एकलव्य, नहीं बनेंगे शंभूक। आपको क्या लगता है कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मनीष को रस्टिकेट करते जाएंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लड़ना छोड़ देंगे क्या? आपको क्या लगता है कि आप एक सद्दाम को फोन करके धमकी देंगे कि आंदोलन मत करो वरना कार्रवाई कर देंगे, तो वो डर करके पीछे हट जाएंगे क्या? आपको क्या लगता है कि किसी विवेक को अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाति सूचक गाली दे करके डंडे मारा जाएगा तो वो पीछे हट जाएंगे क्या? आपको क्या लगता है कि वो रणविजय, वो मणिकांत जिसको आपने तिहाड़ भेज दिया, वो JNU जिसको आपने तिहाड़ भेज दिया, वो आपके तिहाड़ से इस लड़ाई को तोड़ के भाग जाएगा? तो आप गलत सोचते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि एक अंजलि को आप मॉरिस नगर थाने में घेर करके उसको बलात्कार की धमकी दे करके डरा देंगे तो गलत फहमी है आपकी, गलत फहमी है आपकी। हम आपसे वादा करते हैं हम आपसे कि आपकी तमाम धन दौलत, आपके तमाम गोला बारूद, आपके तमाम सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों में एकाधिकार के बावजूद हम निहत्थे छात्र, इस देश के आम लोग आपसे डरना बंद कर चुके हैं। इस बात से मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बात खत्म करूं, लेकिन 19 तारीख यानी कि कल एक जजमेंट आने जा रहा है जो अगर हमारे फेवर में भी होता है, हमारे खिलाफ होता है, तो इस पूरे देश की सड़कों को हमें जाम करना है। लेकिन अगर हमारे पक्ष में भी होता है तो वो UGC समता प्रावधान जो ये लोग लेकर के आए थे 13 जनवरी को, वो बहुत ही कमजोर है साथियों। जिस भेदभाव को एड्रेस करने की बात वो प्रावधान करते हैं, वो भेदभाव हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में दिखता कैसा है, यही चीज उन प्रावधानों से गायब है। वो इक्विटी स्क्वाड जिसका ये गठन करते हैं जातीय भेदभाव की शिकायतों को एड्रेस करने के लिए, उस इक्विटी स्क्वाड में अगर व्यवस्था चाहे तो एक इंसान के अलावा हर इंसान उस तथाकथित उसी समाज से आ सकता है जो इस वक्त प्रिविलेज पे बैठे हुए हैं। तो आने वाले समय में हमें लड़ाई को मजबूत करना है, इसलिए मैं ये बात बोलने का जोखिम उठाना चाहती हूँ। 2 अपील मैं करना चाहती हूँ ये जो मंच आपने हमें दिया है इसके माध्यम से। पहली अपील उन लोगों की है, उन लोगों की तरफ है जो भाजपा में है लेकिन जो SC ST OBC समाज का सदियों का उत्पीड़न झेलते हुए उससे जूझते हुए आ रहे हैं। आपसे अपील है साथियों कि इस बार जो ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं UGC समता प्रावधानों की, इस लड़ाई में अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके, अपने प्रमोशन की लालसा को छोड़ करके, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए आप भी इस आंदोलन में शामिल होइए। हम वादा करते हैं कि जो इज्जत आपको भाजपा ने आज तक नहीं बख्शी है, वो इज्जत आपको इस देश के छात्र बख्शेंगे। इस लड़ाई में बराबरी का सामना होगा। और दूसरी अपील जो एक ज्यादा बड़ा जोखिम है, मैं उन छात्र संगठनों से करना चाहती हूँ जिन छात्र संगठनों के पॉलिटिकल पेरेंट पार्टीज इस वक्त बोलते तो है कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई में शामिल हैं, लेकिन आज के समय में उनका आला कमान उन्हें इस UGC समता प्रावधानों की लड़ाई में आने से मना कर रहा है। दूसरी अपील मैं उनसे करना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं उनसे, उनके हाईएस्ट जो लीडर्स हैं उनसे नहीं बात कर रही हूँ, मैं उन आम छात्रों से बात कर रही हूँ
जो यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव कैसा दिखता है, इस पीड़ा को समझते हैं। इसीलिए मना करने के बावजूद मैं जानती हूँ उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से तमाम छात्र यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबको मेरा सलाम है, आप सबको जय भीम लाल सलाम है। पर आपने शायद जब राजनीतिक होने का फैसला किया होगा तो इसलिए नहीं किया होगा कि आपकी पार्टी के कोई बड़े नेता हैं वो आपको बहुत पसंद है। आपने शायद राजनीतिक होने का फैसला इसलिए किया होगा क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि वो बेबसी, वो शोषण, वो धुतकारना महसूस कैसा होता है जो सदियों से हमारे समाज में चलता हुआ आ रहा है। तो अगर आप इसके साथ खड़े हैं, आप इस ललकार के साथ खड़े हैं कि 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने अगर आज ललकारा है, धन धरती और राजपाट में अगर 90 भाग हमारा है और इस भाग को अपने हिस्से करना है तो किसी आला कमान के आदेश का मोहताज नहीं होना होगा आप लोगों को। किसी पॉलिटिकल पार्टी जो लोकतंत्र संविधान का नारा लगाती है, कस्में खाती है, उसके धोखे पे मोहताज नहीं होना होगा आपको। आज इस देश के छात्रों को इस समता, समानता, सामाजिक न्याय के आंदोलन को आपकी जरूरत है साथियों। तमाम पार्टी लाइंस को तोड़ करके अपने पॉलिटिकल पार्टी में प्रेशर बना करके विवश करिए अपने पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो इस समता, समानता, सामाजिक न्याय के आंदोलन में उतरे, मजबूर करिए उनको। ये आपसे दूसरी अपील है। हम ये अपील इसलिए करते हैं क्योंकि हम सच में मानते हैं कि 100 में 90 शोषित हैं और उस 90 को एकजुट होकर के, एक कतार में खड़े होकर के यूजीसी समता प्रावधानों की मांग करनी होगी। अगर उस 90 में से एक भी इंसान गायब होगा तो हमारी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी साथियों। तो अगर आप उम्मीद लेकर विश्वविद्यालय आए थे, अगर सपने लेकर के इस राजनीति को करते हैं, एक बेहतर समाज की कल्पना आपको आए दिन सताती है, तो उतर जाइए इस आंदोलन में, जाम कर दीजिए इस देश की सड़कों को, क्योंकि हो सकता है कि सरकार में इन लोगों का एकाधिकार हो सकता है कि पुलिस और प्रशासन में इन लोगों का एकाधिकार हो सकता है क्यों बोल रही हूं, है ऐसा है कि मीडिया में, न्यूज़पेपर में, अखबारों में इन लोगों का एकाधिकार है और इस अहंकार में ये लोग चूर हैं। इन्हें लगता है कि इनके एकाधिकार के सामने हमारी ताकत कम पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों का संसद पे एकाधिकार है, शैक्षणिक संस्थानों में एकाधिकार है, ब्यूरोक्रेसी पे एकाधिकार है, पुलिस प्रशासन पे एकाधिकार है, तो हमारा भी इस लोकतांत्रिक देश में, इस देश की सड़कों पे एकाधिकार कायम करेंगे हम। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। और क्योंकि मैं एक वामपंथी परंपरा से आती हूँ, हम नहीं समझते हैं कि कोई भी एक लड़ाई दूसरी लड़ाई से जुदा है, तो यहाँ पे मैं सॉलिडारिटी पेश करना चाहूँगी। एक सॉलिडारिटी साथी अंजलि ने पेश की उस दलित छात्र के प्रति जिसको मार दिया गया इसी जातिवादी वनवादी व्यवस्था के तहत। दूसरी सॉलिडारिटी मैं यहाँ से पेश करना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो ईरान में इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं, साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उनका ये जो संघर्ष है वो संघर्ष बहुत जटिल नहीं है। वो आपको बार बार हिंदू मुसलमान बोलेंगे, ईरान इजराइल बोलेंगे। आप अटके रहना इस चीज़ पर कि दुनिया भर में जो देश है उनमें से कुछ चुनिंदा देशों का अधिकार नहीं हो सकता है कि स्वायत्त और आज़ाद देशों में कौन राज करेगा, कैसी राजनीति होगी, क्या पॉलिटिक्स होगी, उनका अधिकार नहीं है। हमारी लड़ाई भी तो यही है ना कि इस देश में चंद ताकतवर लोग इस व्यवस्था को यूं ही ना चलाते रहें, इस देश की बहुसंख्यक आबादी पे यूं ही राज ना करते रहें। तो हमारी लड़ाई और ईरान में लड़ने वाले साथियों की लड़ाई, फिलिस्तीन में लड़ने वाले साथियों की लड़ाई, वेनेजुएला में लड़ने वाले साथियों की लड़ाई एक है। हम इस मन से उन्हें सॉलिडारिटी पेश करते हैं। आप सबको मेरी बात सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।